अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में तकरीबकारी की एक नई लहर शुरू हो गई है। रात को आप सब जानते हैं कि लाहौर रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से बम धमाका किया गया, 2 अफराद जाम बहक हुए, 58 अफराद जख्मी हुए। सिर्फ यही नहीं, लाहौर के बाद टारगेट एक और शहर था। वही ट्रेन जो कराची से पेशावर जा रही थी रात को लाहौर पर रुकी, और जब ये धमाका हुआ और जब वो ट्रेन लाहौर से आगे जा रही थी एक और शहर में, तो आज सुबह अटक रेलवे स्टेशन पर उसी ट्रेन से एक और मशकूक बैग बरामद हुआ, जिसमें से एक बारूदी मवाद बरामद किया गया। 2 घंटों के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंचा और जो बारूदी मवाद था उसको नाकारा बनाया गया। अगर वो भी फट जाता तो बताया जा रहा था कि उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान होता। रात को होने वाले धमाके की जिम्मेदारी कलअदम लश्कर बलूचिस्तान ने कबूल कर ली है। उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में जो साजिशें की जा रही है, बलूचिस्तान में जो लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसका ये रद्द-ए-अमल है। रात को पंजाब को टारगेट किया गया, लाहौर को टारगेट किया गया, और अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो वाकया पेश आया है ये सूबों में नफरत फैलाने की एक साजिश है, एक कोशिश है। इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल आएगा। वज़ीर-ए-आज़म को सजा होगी या वो बरी होंगे? वज़ीर-ए-आज़म भले ये बार बार कह चुके हैं कि सजा भुगतने को वो तैयार है, लेकिन खत लिखने को वो तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को अगर सजा होती है तो क्या वो अपने ओहदे पर फाइज रहेंगे या नहीं, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक बात तो साबित हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी पार्टी और सदर के साथ कितने बावफा हैं। इस पर बात करेंगे और साथ ही समी साहब और काजी साहब से इनकी आज की खबरें लेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। टेक अ ब्रेक। प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले काजी साहब और समी साहब से आज की खबरें लेते हैं। जी काजी साहब। शाजी, आज की अहम खबरों में जो हमने इंक्लूड की आज, एक तो खबर ये है कि हमने एक बात की थी यहाँ पे कि पिंडी के जो रहने वाले 80% लोग हैं उन्हें गंदा पानी मिलता है, और उसकी वजह यह है कि तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं, कुछ ख़राब पड़े हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और आज उन्होंने बुलाया है ज़िम्मेदारान को। देखते हैं क्या होता है। ये खुद जो ज़िम्मेदारान है, ये तो वो पानी नहीं पीते जो आवाम के लिए होता है, वो तो बॉटल्ड वाटर पीते हैं। और दूसरी खबर भी मेरी सुओ मोटो एक्शन से ही जुड़ी हुई है, और वो ये कि पंजाब में बहुत से जूनियर अफसरान को बड़ी आला पोस्टों पे लगा दिया जाता है, जबकि जो आला अफसरान है, ये एक अनीता तुराब साहिबा की एक एप्लीकेशन पे नोटिस दिया चीफ साहब ने, और ये इसमें हम देखेंगे कि क्या है मेरिट जिसकी बड़ी हम बात करते हैं और जमहूरियत की बड़ी हम बात करते हैं, इसमें मेरिट फॉलो होता है या पर्सनल इंटरेस्ट भी सारा खेल होता है। इसके साथ एक और बड़ी ऐसी खबर जो अब हमारा शायद दुख बन गया है, क्योंकि कौमी इदारे हमारी प्राइड होते हैं, मगर ये जो पाकिस्तान स्टील मिल है, इस पर आज मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन जो है एक प्रेजेंटेशन देगी। इसके नए MD की आमद है, वो भी जर्नैल हैं जावेद साहब, और इसके साथ साथ वो पैसे मांग रहे हैं कि जी पैसे दिए जाएँ। मगर याद रहे कि हमने इस पर एक खबर और भी दी थी, और वो खबर ये थी कि जो बदनुमानी के ख़िलाफ़ जो अदालतें कायम हैं कराची में, उनमें तैनाती नहीं की जा रही है 1 साल से, क्योंकि वहाँ यही केस हैं मुइन आफ्ताब का और ये सब लोग। तो ये इस पे हम बात करेंगे। अलावा जी सभी साहब ने एक बात की थी, और वो ये कि जी ANF जो है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स जो है, वो औरों को नहीं पूछती, और ख़ास मुहद्दबत से के नीचे इनके ख्याल में रखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर साहब। उन्होंने 11 और जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया है, और मुमकिन है और अब इजाज़त मिल जाए अगर इसके बाद अली मूसा गिलानी साहब से भी पूछताछ की तो ये खबर इंक्लूड करेंगे। और शादिया, इसके अलावा ट्रेडर्स जो हैं पिंडी के, वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ये जो तसीह बिल, जो 50 रुपये का या 100 रुपये का बिल होता है, तो 400 रुपये का तसीह बिल होता है। इस पे उनके साथ पिछले साल वादा किया था मिनिस्टर ऑफ वाटर एंड पावर ने, मगर वो पूरा नहीं किया गया। इस पे वो एहतजाज करेंगे। और आखिरी खबर बड़ी दिलचस्प है, तो ये कि पंजाब में बहुत सी तब्दीलियाँ पीपल्स पार्टी लेके आ रही है अपनी लीडरशिप में। इलेक्शन का साल है, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करिज्मेटिक लीडरशिप है जनाब इम्तियाज़ सफ्तर बड़ाई साहब की और खोसा साहब की, शायद उन्हें तब्दील कर दिया जाए। तो इसमें कौन से उम्मीदवारान हैं? इसमें उम्मीदवारान में भी बड़ी दिलचस्प नाम है, भट्टू साहब का नाम आ रहा है गवर्नर के तौर पे। ये अभी चाहे मगोइयाँ हैं, मैं ये कोई हार्ड न्यूज़ नहीं है, मगर ये सारे ऑप्शन हैं, और साथ साथ एतजाज़ हसन साहब का भी नाम आ रहा है। तो ये है आज की अहम खबरें जो मैंने शामिल की हैं। समी साहब। शाजिया, अगरचे पार्लियामेंट ने जो सिफारिशात थी अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, वो तो
दे दी थी, लेकिन अभी तक एक हतमी ड्राफ्ट नहीं बन सका। एक तो आज DCC यानी जो काबीना की डिफेंस कमेटी है उसका इजलास है। मार्क ग्रासमैन भी आज पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। इस हवाले से जो पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक बज़ाहिर एक डेडलॉक सा नज़र आ रहा है अपॉलोजी के इशू पर, ये एक इस्लामाबाद में एक डेवलपमेंट है। इस पर आज अगर टाइम मिला तो ज़रूर बात करेंगे। दूसरा, यूरोप में जो मुसलमान रहते हैं उनके हवाले से एक एमनेस्टी इंटरनेशनल की कायद साहब रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया है कि मुसलमानों के साथ तालीम के शोबे में, जॉब्स में, हर तरफ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है यूरोप के अंदर। पूरी एक डिटेल रिपोर्ट आई है। अब कनाडा से भी जो खबरें हैं इमिग्रेशन के लिए कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि कैनेडियन हुकाम ये कह रहे हैं कि जो 2008 से कबल जिन लोगों ने इमिग्रेशन की एप्लीकेशन दी थी, अब वो अपने सिस्टम में कोई रिफॉर्म कर रहे हैं, बैकलॉग आ गया, तो वो तकरीबन 3 लाख लोग हैं जिनकी एप्लीकेशन स्क्रैप, वो जिन्होंने 2008 से पहले दी थी ना, वो फारिग होने वाले हैं। अब उनको शायद वो नहीं मिल सकेगी। अब अगर हम पाकिस्तान के अंदर नज़र डालें तो एक ख़बर मैं देख रहा था, बुरे वाला में 2-3 दिन कबल एक शादी की तकरीब थी, उसमें कुछ लोग शराब पी के आए जो बारात के साथ थे, फायरिंग की उन्होंने और 2 बच्चे जाँ बहक हुए, एक अडल्ट जाँ बहक हुआ। तो इस पर अगर आज मौका मिला तो हम बात करेंगे कि ये क्या ट्रेंड है कि शादी के मौके पर भी फायरिंग, और कल हम बात कर रहे थे बच्चों की जो वीडियो गेम है उस पर भी वायलेंस। ये मुआशरा हम किधर लेके जा रहे हैं। तीसरा, ये एक और इस हवाले से जो पाकिस्तान में जो हालात के हवाले से खबर है कि फैसलाबाद में एक आज बिल्डिंग गिर गई और उसमें कहा जा रहा है कि 2 बंदे उसके नीचे आ गए। कल खबर ये आ रही थी कि बहावलपुर में कोई बिल्डिंग गिर गई, उससे पहले ये खबर आती है कि गुजरांवाला में कोई बिल्डिंग गिर गई। तो ये हमारी गलियों मोहल्लों में जो मखदूश बिल्डिंग्स हैं, ये कौन है पुरसान हाल इनका? अवाम जो इस ख़तरे की हालत में रहने पर मजबूर हैं, लेकिन क्या ये जो सारे कवानीन हैं और सारा जो नज़्म नस्क चलाया जा रहा है ये बड़े आदमियों के लिए है, और गली मोहल्लों में रहने वाले गरीब आदमी उनके हवाले से कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई अरबाब इख्तियार को खबर नहीं है। इस पर नज़र डालेंगे। और काजी साहब, उसका यौम तासीस है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान 13 साल हो गया उनकी पार्टी को बने, तो इस पर बात करेंगे कि अभी तक मंशूर बना रहे हैं, मंशूर उन्होंने नहीं दिया, और नौजवान उनके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में अगर मौका मिला तो। जिन्होंने मंशूर दे दिया था 30-40 साल पहले, उन्होंने क्या जो उन्होंने वतन अजीज के साथ सलूक किया, उन पर भी बात कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन अभी आज हमें सबसे पहले बात करनी है पाकिस्तान में समी सब तकरीबकारी की जो नई लहर शुरू हुई है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया, रात में रेलवे स्टेशन लाहौर में धमाका, आज सुबह तक में भी ये साजिश करने की कोशिश की गई। ये जो सारा वाकया आपने बयान किया काजी साहब, इसमें एक बड़ी दिलचस्प जो सूरत हाल, अलमनाक वाकया था। एक कुली और एक कांस्टेबल शायद उनकी हलाकत हुई लाहौर में। फौरी तौर पर ये एक खबर आ गई जो आती है नेटवर्क पर के इंतज़ामी और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, ट्रेनों पर और स्टेशनों पर बढ़ा दी गई। लेकिन ये जो ट्रेन है, धमाका हुआ, इसके बाद लाहौर स्टेशन से चली और अटक तक गई। रास्ते में वो गुजरांवाला से गुजरी, जेलम से गुजरी, कोई चेकिंग नहीं की गई। हमें ये बताया जा रहा है, कौम को ये बताया जा रहा है कि जनाब तमाम रेलवे स्टेशन पर चेकिंग सख्त कर दी गई है, सिक्योरिटी बड़ी बढ़ा दी गई है, लेकिन अटक तक वो बैग जिसमें तकरीबन 20 किलोग्राम एक्सप्लोसिव था वो गया। वहां पर किसी बंदे ने निशानदेही की और वहां पर भी 2 घंटे के बाद आया बम डिस्पोजल स्क्वाड देखने के लिए। तो ये इस तरह के जो एक बयानात पहले भी हमने अर्ज किया था कि पता क्या होता है, कोई वाकया हो कहीं पे तो कोई भी ये जो अकाबरीन है ना, इनका एक PR डिपार्टमेंट होता है, वो फौरी तौर पर एक स्लाइड चलवा देता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर नोटिस तलब कर ली, नोटिस ले लिया, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई, तहकीकात का हुक्म दे दिया, देखा जाएगा, हदायत कर दी, फोन कर दिया। ये वाकयात, ये जो इस तरह की डेवलपमेंट से ये लोगों को सिर्फ गुमराह करने की। अच्छा, ये तो एक ज़हनी बात है। दूसरी, आपने शाजिया अपनी गुफ्तगू में ये बात कही थी कि बज़ाहिर ये जो धमाका है इसकी जिम्मेदारी एक बलूचिस्तान की जो तंजीम है उसने कबूल की, बज़ाहिर उसने कबूल की है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अब ये इस मरहले पर, पहले तो बलूचिस्तान के अंदर पंजाबियों को मारा गया, जो दूसरे सूबों से आए गए थे उनको नकल मकानी पर मजबूर किया गया एक मखसूस ग्रुप की जानिब से। और याद रहे कि ये वो ग्रुप है जिसके बारे में हमेशा हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि उनके पास एविडेंस है कि इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। और फिर वाशिंगटन से जो नुमाइंदे थे अमरीकी कांग्रेस के, डाना बेकर, उन्होंने तो खुल के कहा कि बलूचिस्तान को आज़ादी होनी चाहिए। तो दूसरा इंडिया है जो इस पर सपोर्ट कर रहा है। तो ये अब
लाहौर के अंदर ये इस तरह का वाक़या करना और फिर बज़ाहिर जिम्मेदारी एक बलोच तंजीम, तो गालिबन कायद साहब ये सूबों को लड़ाने की भी एक कोशिश है। शाजिया बात यह है कि ओवरऑल एक स्टेट वीकेंड हुई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है। अभी समी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि जी वो उधर चला गया, जो एक्सप्लोसिव्स थे और रास्ते में किसी ने पकड़े ही नहीं है। और ये बात यह है कि ये उनको पकड़ना, पहली बात तो ये कि आपकी तरजीह ही नहीं है। तरजीह तो तब आपकी होगी ना कि जब आप इतना एफिशिएंट एक क्रिएट करते हैं निज़ाम सिक्योरिटी का कि ये हो ही ना। एक तरफ इंडिया की बात इन्होंने की, असल में इशू क्या है? इशू ये है कि यहाँ पे बदनसीबी से जो मरकज़ गुरेज कुव्वतें हमें मुतहरक नज़र आती हैं। बम धमाका हो गया, 4 तंजीमें मौजूद होती हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अब ये मसला आ गया, इसमें बाकी इंटरनेशनल फोर्सेज इन्वॉल्व हैं, इंडिया इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है, इवन चाइना भी इन्वॉल्व है बहुत हद तक। उसकी वजह यह है कि चाइना कैसे इन्वॉल्व हो सकता है पाकिस्तान में धमाकों में? मैं नहीं, चाइना तो हमारा दोस्त है। बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान में चाइना तो पॉजिटिवली उसमें इन्वॉल्व है कि गवादर को बना रहा है। मुझे तो गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि इस इलाके में प्रॉक्सी वार हो रही है चाइना और अमेरिका की। और चाइना और अमेरिका की प्रॉक्सी वार बलूचिस्तान में क्यों हो रही है? क्योंकि बलूचिस्तान आर्मी ने इसका क्यों हो रही है? जो सबसे कीमती नेमत है बलूचिस्तान की, उसके अंदर के मिनरल्स, वही उसके लिए अजाब बन गए हैं, वही रेशा दवानियों की वजह बन गए हैं, उसी पे लड़ाई हो रही है। अभी रिकोटेक वाला मामला सामने, और वो जो ऑस्ट्रेलियन है वो वहां बैठे हुए हैं। ये जो इधर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में हुक्मरान, ये इतने वीक हैं हिस्टोरिकली कि ये ना अपने असासों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ना ये अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो ये एक जो है ना, जैसे बार बार कहता हूँ कि नए हाथ बाग पे ना पाहे रकाब में, वो मामला है कि आपके अंदर यहाँ जो दौलत है इस पे नजर है उनकी। नहीं, ये तो आपकी सारी बातें कायद साहब ठीक है, लेकिन मैं बात खत्म कर लूँ। जब आप लोगों को उनके राइट्स नहीं देते, देखे ना हुब्बे वतन क्या होती है, वतन आपको राइट्स से मिलती है ना, आपके राइट्स हों आपको मुल्क से, फिर आप कहते हैं हाँ मेरे यहाँ सांसें महफूज हैं, मेरे स्टेक्स हैं इस मुल्क में। आपके अवाम के स्टेक्स तो खत्म होते चले जाएं बिल्कुल इस रियासत में, और चंद लोगों के स्टेक्स बढ़ते चले जाएं, तो फिर यही होगा। लेकिन मुझे तो ये नुक्ता जरा आप समझा दें। ये तो मैंने मान ली बात आपकी कि चाइना और अमेरिका की प्रॉक्सी वार है, लेकिन चाइना तो हमारा दोस्त है भाई। वो हमारे जो बम धमाके हो रहे हैं उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट आप कैसे ला सकते हैं? मेरी बात सुने, ये दोस्ती वाला मामला रहने दें। आपने 25-30 साल तक जो है वो कवर किया है इंटरनेशनली, सारा आपके बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, और मैं इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि डिसीट, और मेरी बात हुई शमशाद साहब से जो कि सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये जो दुनिया के आपस में रिलेशनशिप है ना, ये डिसीट और ये मफादात पे मबनी होते हैं। बड़े खूबसूरत लफ्ज बोले जाते हैं, लेकिन मैं अगर आप ऐसे समझते हैं कि चाइना हमारा कलमी दोस्त है। नहीं, मेरा मतलब ये रियासतों की आपस में ऐसे दोस्ती होती है। चाइनीज जो है, चाइनीज जो ब्यूरोक्रेसी है ना, चाइना हमें सपोर्ट करता रहा क्योंकि उसे इंडिया के लिए हम चाहिए थे। इंडिया को सपोर्ट चाइना के लिए वो कर रहा है, वो अमेरिका चाइना इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो चाइना और अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, आप एक बड़ा अजीब सा नक्शा खींच रहे हैं। अगर आपकी बातें मैं मान लूँ ना, तो फिर तो दुनिया में ये जो आप जैसे एक पूरी आइसोलेशन में बंदा चला जाएगा, कोई भी। देखिए, अगर चाइना हमारा दोस्त है मफादात की वजह से, तो हम भी मफादात की वजह से चाइना के दोस्त हैं ना, इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। लेकिन आपने ये जो बात कहती कि हम तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि ये जो बम धमाके हैं ये कौन करवा रहा है? चाइना ने हमेशा, चाइना का इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो। अच्छा सभी साहब, आपने पहले तो मैं आपको वादे कर दूं, मैं इस धमाके को चाइना की तरफ नहीं कर रहा। बलूचिस्तान आर्मी का जो जिक्र आया, तो मैंने ये बताया कि बलूचिस्तान का मसला क्यों है और फिर ये सारा मसला क्यों है। देखें ना, हम ऊपर से सिम्टम्स को पकड़ लेते हैं, जड़ को नहीं पकड़ते। जब रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेज जिसको हम इतने पैसे देते हैं और फिर वो अवाम और आबादियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उनके स्टेक्स पैदा नहीं करते, तो फिर ये, और ऊपर से ये पॉलिसी बन गई है। अब मुझे आप बताएं कि ये जो बम धमाके हो रहे हैं, ये जो यहाँ पे हमले हो रहे हैं, ये सिर्फ रियासत से बाहर से हो रहे हैं। आपने अगली थ्रेड पर उनके गौर किया कि नेक्स्ट जो उनका हदफ होगा वो इस्लामाबाद और पिंडी होगा? देखिए, बात ये है कि ये जो मैं इनको काजी साहब को अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि ये सबसे इस वक्त एक तो इंटरनल जो आपके फैक्टर्स हैं, हाँ। कि ठीक है एहसास महरूमी भी होगा, लोग नाराज होंगे, वो नाराजगी तक है, लेकिन मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कोई भी पाकिस्तानी जो है, नहीं कि कोई भी पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को अब इतना कि वो उसको मारेगा। ये जो ग्रुप आपको आके इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हुए नजर आते हैं, ये
अवाम को इन्होंने होस्टेज बनाया हुआ है। अवाम की अक्सरियत इन ग्रुप्स को रिजेक्ट करती है, बलूचिस्तान में भी, KPK में भी, कराची में भी, पंजाब में भी। अब ये जो मामला है इस वक्त, जो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट का हुआ है, मैं तो ये समझता हूं कि ये इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बड़ी वाजे। इंडिया के कुछ ग्रुप्स होंगे, मैं ये नहीं कहता इसमें भी कोई इंडियन एस्टेब्लिशमेंट होगी। इस वक्त पाकिस्तान के साथ सुलह की कोशिशें की जा रही हैं, लाहौर के अंदर धमाका करवा के पाकिस्तान जो पाकिस्तान, जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव डालना चाह रहे होंगे। ये हमेशा साजिशें होती हैं। लेकिन काजी साहब, इसमें जो हमारे दोस्त हैं वो हमारे साथ खड़े। देखें, एक जहाज का वाकया हुआ जो भोजा एयरलाइन का गिरा, किसी जो इंटरनेशनल जो मुल्क से सबसे ज्यादा आया ताजियती मनमोहन सिंह का, लेकिन सबसे बड़ा ताजियती पैगाम जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया वो चाइना की जानिब से आया। चाइना तो हर दुख में, हर दर्द में उसने हमारा साथ दिया। एक कॉलर लेने मुझे उकाड़ा से नदीम। हेलो जी। वालेकुम सलाम जी नदीम। साहब से सवाल है ये मेरा, जो इनकी पार्टी के लीडर हैं, मज़ाहर इनकी गुफ्तगू से तो यही लगता है कि ये पीपल पार्टी को डिफेंड करते हैं हर मौजू पे। इनके जो लीडर हैं ये बड़े बलोचिस्तान पे अभी उन्होंने कबूल किया इस बात को कि जो बम धमाका है बलोचों ने, लिबरेशन ने किया है। तो बलोचिस्तान का ये 4 साल से हुकूमत में बैठे हुए हैं ये इनकी पार्टी। वो 4 साल में उन्होंने क्या किया? मुशर्रफ ने तो चलो बुगटी को कत्ल किया, इससे तो इल्जाम आ गया, उसके बाद ये आ गए। इन्होंने 4 साल में बलूचिस्तान को क्या किया है सवाए लड़ाने के? कल शर्जील मेमन साहब बोल रहे थे टीवी के ऊपर, उससे पहले जरदारी साहब ने कहा मैं पंजाब वालों की गर्दन से सरिया निकालूंगा। ये बुग़्ज़ तो ये पैदा कर रही है हुकूमत सूबों के दरमियान, सरासर इनके लीडर पैदा कर रहे हैं। वहां से MQM के लीडर पैदा कर रहे हैं पंजाब के खिलाफ बुग़्ज़ तो सारे का सारा ये तीनों सूबे जो हैं पंजाब के खिलाफ बुग़्ज़ पैदा करने में इन्हीं बड़ी जमात का किरदार है। ये बुग़्ज़ पैदा करने में मेन किरदार इस पार्टी का है। पंजाब को ये पंजाब 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 करके इन्होंने लोगों के दिमाग के अंदर, पंजाब के अंदर, तीनों सूबों के अंदर नफरत इनकी लीडरशिप ने पैदा कर दी। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। जी समी साहब जवाब दें। अच्छा, इन्होंने नदीम साहब ने जिक्र किया कि ये जो शर्जील मेमन और दूसरे जो अकाबरीन के जो बयान आते हैं, मैं इनसे एग्री करता हूँ कि नेशनल पार्टीज जो हैं उनको इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि गुज़श्ता 4 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए क्या किया, तो मैं इस बात से भी इनसे एग्री करता हूँ कि सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, जो हुकूमतें हैं वो तमाम सूबों में, पूरे पाकिस्तान में हालात किसी के संवारने में कामयाब नहीं हो सकी। गरीब पहले से गरीब तर हो गया। ये ओवरऑल जो एक डायलेमा है और नाकामी है सियासतदानों की, ये बिल्कुल ये इन्होंने इसको वाज़े और दुरुस्त अंदाज में बात की। लेकिन ये जो सूबों की बात है, ये सिर्फ छोटे सूबों की जानिब से बात नहीं हो रही। ये भी बड़ा अफसोसनाक बयान था शहबाज शरीफ साहब का कि पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है, पंजाब के साथ ये चीज़ हो रही है। हालांकि वो खुद NFC अवार्ड्स में वो चीज़ें तय करके आए थे, और फिर जो फार्मूला था ये सारा लोड शेडिंग का और दूसरे मामला, ये भी वो खुद तय करके आए थे। मैं ओवरऑल काजी साहब कॉलर की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं जब वो सुबाइयत की बुनियाद पर सियासत करती हैं तो वो बड़ा अफसोसनाक है। और पाकिस्तान में तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि खारजा अमूर पर भी सियासत। आज मैं शहबाज शरीफ साहब का बयान देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो भोजा एयरलाइन का जहाज़ तबाह हुआ है ना, ये वफाकी हुकूमत ने तबाह कराया। और उससे पहले ये था कि ये जो डेंगी है ये इन्होंने की, और वफाकी हुकूमत भी क्या ये कह रही थी कि ये जो डेंगी से मरे हैं, एक सेकंड कि ये जो डेंगी से मरे हैं ये शहबाज शरीफ साहब ने मरवाए हैं। गलत है, ये गलत है सियासत, ये इस तरह की सियासत बिल्कुल गलत है। समी साहब, अभी आप भी जिक्र कर रहे थे फैसलाबाद के कचहरी बाजार में एक इमारत जमी बोस हो गई जिससे 2 अफराद मलबे तले दब गए। ये ताज़ा तरीन विजुअल्स आप देख रहे हैं। फैसलाबाद का कचहरी बाजार है, यहाँ पर एक बिल्डिंग थी, एक इमारत थी जो जमी बोस हो गई है। इसके मलबे तले 2 अफराद दबे हुए हैं। शहरोज इबाद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहरोज, इमारत जिस तरह गिरी है, लगता तो ये बहुत मखदूश हालत में थी, बहुत ही बोसीदा हालत में थी ये इमारत। जी बिल्कुल शाजिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो बिल्डिंग थी बहुत ज्यादा बोसीदा थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जो आज गिरी है कचहरी बाजार में। और इसके गिरने से 2 अफराद जो मलबे तले दबे हैं, जिनको रेस्क्यू टीमें जो इस तक पहुंच चुकी हैं, निकालने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर लोग जमा हो गए हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये पुरानी इमारतें हैं, इन्हें जो है वो गिराया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ये जो है सानिया पेश आ रहे हैं। ये कचहरी बाजार में ये बिल्कुल ये वाकया पेश आया अब से थोड़ी देर पहले। ये 2 मंजिला इमारत है जो गिरी है, इसके नीचे जो है हाकिज बैठे होते हैं जो सुबह सुबह अखबारें जो है वो बेचते हैं, वो इनके नीचे आए हैं। वो जख्मी हुए हैं 2, जिनको सिविल हॉस्पिटल अब तो निकाला जा रहा है, और जो बाकी जख्मी है उन्हें जो है वो। अच्छा, इस इमारत में कोई दुकानें थी, रिहायशी इमारत थी, इमारत कैसी थी? शायद ये रिहायशी इमारत नहीं थी, ये एक दुकान है इसके ऊपर, उसके ऊपर यहाँ पे एक
स्टोर बना हुआ है, ये वो इमारत है, इसके अंदर कोई रिहायशी इमारत नहीं थी। अगर रिहायशी इमारत होती तो डेफिनेटली इससे ज्यादा नुकसान होता, लेकिन अभी जो बात क्लियर हो गई है कि ये रिहायशी बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे ये शॉपिंग प्लाजा है, इस टाइप की चीज है जहाँ पर अभी तो रेस्क्यू मैं देख रहा हूँ, रेस्क्यू टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शहरोज़ेबाद आपका। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि मकान या मकानियत अगर इसको कह लें तो ये रियासत का फरीज़ा है कि ये फराम करे। और मैंने इसमें ये एक इमदाद मदानी साहब का शेर पढ़ा था कि तेरी संगीन फसीलों को तो जुम्बश तक नहीं आई, हवाएं ले उड़ी जिनको वो अपने झोंपड़े होंगे। बात ये है, ये जितने क्राइसिस आपको नज़र आ रहे हैं, ये मकान किसने ये यहाँ पे आइन में पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि आपने लोगों को मकान देने हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत खूबसूरत आबादियाँ एक जजीरे की तरह हैं और उनके इर्द गिर्द एक समंदर है बर्बाद किस्म के मकानों का जो एक के बाद दूसरे गिरते चले जा रहे हैं। एक भी ऐसा फरीज़ा नहीं है कौमी फरीज़ा। रूलिंग क्लास के कुछ फरीजे होते हैं, उसका फरीजा सिर्फ रूल करना नहीं होता, एक गाड़ी में झंडा बैठ के हिलाना नहीं होता, वो अपने फरीजे पूरे नहीं कर। ये आज जो आपको बार बार ट्रेजेडीज होती नजर आती हैं, ये वो वजह है कि सारे के सारे वसाइल का रुख एक टाइनी सी आबादी की तरफ है। ये वजह है। समी साहब, बाहर के ममालिक में तो ऐसे होता है, जरा सी इस तरह की आपको इमारत में कोई खराबी नजर आती है, इससे पहले कि लोगों का नुकसान हो, जानी नुकसान हो, वो तो खुद ही आके इस तरह इसको क्लैप करना शुरू कर देते हैं। ये जो बात है ना, ये मैंने अपनी खबर में भी इसलिए इसको उठाया था कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान के गरीब आवाम से है। हमारी गलियों में, शहरों में जो कुछ भी तामीर होती है, कोई सड़क बनती है, सीवरेज पाइपलाइन उसमें जाती है, पानी की कोई जो लाइन है वो बिछती है, या कोई घर बनता है, उसका नक्शा वहाँ की जो सिटी काउंसिल है वो उसको अप्रूव करती है। फिर वहाँ पर उसका एक कोड है, उसको फॉलो करने के लिए उसके इंस्पेक्टर्स होते हैं जो जाते हैं, देखते हैं, और उसका मकसद इस सारी कानून साजी का ये होता है कि जो आवाम है वहाँ के, उनको फलाह बहबूद पहुँचाई जाए। अब यहाँ पर इसीलिए बात की जाती है कि आप पावर को ग्रास रूट लेवल पे लेके आए, आप लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें, क्योंकि ये उनका काम होता है। अब क्या हो रहा है कि जो वीआईपी ड्यूटीज लग जाती हैं, तमाम कारपोरेशन का अमला जो है वो भी पुलिस के साथ खड़ा हुआ प्रोटोकॉल में आ जाता है, जिसकी वजह से ये जो आम शहरी के बहबूद के जो कवानीन है उन पर कोई ना देखने वाला है। आप सड़क पे जा रहे हैं, गटर के ऊपर जो है ना वो उसका ढकना नहीं है, कोई भी जाते हुए ये इसलिए इस पर कोई तवज्जो नहीं देता कि इससे आम आदमी मुतासर होता है। हमारे ये जो इस तरह जो बिल्डिंग्स मखदूश हैं, जो स्कूल की बिल्डिंग मखदूश हैं, घरों की बिल्डिंग्स मखदूश हैं, ये है वो मामला पाकिस्तान के अवाम का, और ये है सियासी हुकूमत का काम। प्रायोरिटीज की होती है, प्रायोरिटीज में इस तरह आवाम के मसले ना हो। इसमें सिर्फ प्रायोरिटीज की बात नहीं है, प्रायोरिटीज के साथ साथ आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ये स्ट्रक्चर इस वक्त जो पाकिस्तान का बना हुआ है, जिसमें अब रहीम यार खां के अंदर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी अगर सीबीआर की उसने यहाँ पर आना है मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मिलने के लिए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप डिसेंट्रलाइज करें, लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन को लाएं, लोग अपने रिसोर्सेज का हिसाब खुद तय करें। ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपकी मजीद लाइव कॉल्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि कल वज़ीर आज़म का तौहीन अदालत केस का फैसला है, सजा होगी या बरियत। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं ख़त नहीं लिखूंगा, जेल काट लूंगा। और वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं कि शायद हमारी मौज़िज़ अदालत ने मुकदमे से पहले ही उन्हें सज़ा देने का फ़ैसला जो है वो सोच लिया है, उन्हें इससे इंसाफ की तवक्को नहीं है। एतजाज़ एहसन बारहा ये कह चुके हैं कि जब तक सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी सौदे पर फायज़ उनके खिलाफ मुकदमात नहीं खुल सकते। क्या कल तारीख का कोई और बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है जो हम तारीख का एक हिस्सा बना देंगे? समी साहब, देखिए, ये इतना सेंसिटिव मामला है और कौम इस तरह से बटी हुई है। आप यकीन करें कि जैसे अभी कॉलर ने मुझे कहा कि जी आप तो पीपल्स पार्टी के बड़े सपोर्टर नज़र आते हैं, इस कदर पोलिटिसाइज हो चुकी है सोसाइटी कि अगर कोई भी आदमी को, किसी भी फर्द को बात दूसरे की पसंद ना आए तो वो फौरन उस पर ये आ जाता है कि जनाब पार्टी को डिफेंड करना सबसे मुश्किल काम है किसी भी। देखिए ना, हम जर्नलिस्ट हैं, हम तो किसी को, हम तो सिर्फ आवाम को डिफेंड कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारी कमिटमेंट जो है वो आवाम के साथ। मैं सॉरी इंटरवीन कर रहा हूँ, कोई कौम नहीं बटी हुई, ना ये कोई कौमी इशू है। ये इस मुल्क के 70-80% लोगों के लिए बिल्कुल एक नॉन इशू है। इस मुल्क के लोगों का इशू है कि वो मकान गिर गया है। इस मुल्क अर्ज करता हूँ, ये देखें, इस बात पे मैं अगर अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दे दूँ, ये रहें या ना रहें, शौकत अजीज़ साहब थे या अब ये आ गए हैं, जरदारी साहब थे या अब हैं या पहले वो थे, इसने बुरा ही असर डाला है। आने वाले वक्त में
ज्यादा बर्बादी हुई है आवाम की, और इसे बिलावजह कौमी इशू ना बनाएं। ये कौमी इशू नहीं है। एक मिनट, जुडिशरी की और उनकी एक आपस में लगी हुई है, आपस में एक ठनी हुई है और उसमें आइन खेल रहे हैं ये सारे। लेकिन क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क के अवाम का मुस्तकबिल डिपेंड कर रहा है इस फैसले पे जो हो रहा है? क्या हो? अब जरा क्या से सुन अच्छा, मेरी बात खफा ना हो समी साहब, इस चीज से चलें, ठीक है, कोई कंसर्न नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो जो वहां बैठ इतना पैसा पड़ा बैंकों में, आपका उससे कोई कंसर्न नहीं? मैं जवाब देता हूं। सवाल किया 60 मिलियन पड़ा हुआ है, यहाँ एक दिन में बिलियन डॉलर खाए जा रहे हैं और ड्रामा उसका सजा दिया हमने ताकि इधर की कोई बात ही ना करे। ये 54 बिलियन रुपीस की यहाँ पे सिर्फ जो आपकी स्टील मिल है उसमें बर्बादी है। 1000 अरब रुपए सालाना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू FBR, वो कभी 500 कहता है कभी 1000 कहता है, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट 1500 अरब कहते हैं कि उसकी चोरी हर साल हो रही है। तो एक हमने एक कोने में, मतलब फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा है कि नोबॉडी मीन्स बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब यह है कि आप एक, ये अभी सभी साहब कह रहे हैं ना, अभी ये कह दिया इनडायरेक्टली इन्होंने कि ये स्ट्रक्चर सारे गलत है, और ये सही, वाकई ये गलत है, ये सही कह रहे हैं। बात ये है कि रियल इशू क्या है? मकानियत नहीं है इस मुल्क के लोगों के पास। 83% लोगों के पास साइंटिफिक मेडिसिन नहीं है। ये सही है यार, आप मुझे बताएं, का पता आप 60 से तो हल बता दें। आप बस भाई ये तो हल नहीं है। अच्छा, फिर ये जिस तरीके से ये हल कर रहे हैं, मेरी बात 62 बरसों से अब ये नॉन इश्यूज में उलझाए हुए हैं और नीचे जमीन पे बर्बादी है। बहुत आपके अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज है, मुझे ऊपर से बताया जा रहा है आईजी रेलवे पुलिस इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो ये जो अवामी एक्सप्रेस थी ये कराची से आई थी लाहौर, और लाहौर से जा रही थी पेशावर, और इसके जाने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। आपने भी आज अपनी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि बताया था कि इसमें उसके जाने, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था, और वो आप बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि उसमें अभी तक कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुई। उस सिलसिले में ये कह रहा था कि फर्दर प्रोग्रेस है, क्योंकि ये जो जिस बोगी से वो मिली है हमें, वो ब्रीफ केस मिला है जिसमें कि वो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स हैं, उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो कहीं रास्ते में उतर गए थे, और ये रेलवे पुलिस की जो एस्कॉर्ट्स हैं उन्होंने चेकिंग के दौरान उसको मशकूक समझ के उसको कब्जा भी। आज रेलवे पुलिस मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, वो तो कहते हैं इसमें प्रोग्रेस हो रही है, रेल बम डिस्पोजल स्क्वाड की हमले ने देखा, हालांकि लोगों ने देखकर उस बैच की। इसमें सबसे अहम बात यह है कि वो लाहौर से ट्रेन चली, उसमें एक्सप्लोसिव था। ये कह रहे हैं कि हमने हर जगह सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया, अटक तक वो अननोटिस चले गए। ये मामला था जिसको हाईलाइट किया गया था। अब मैं जरा दूसरे मौजू पे आऊँ, जो काजी साहब ने बात की, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने बात की। जो हमारे आवाम को जो चीज़ें नहीं मिलती, काजी साहब आपने उसकी भरपूर निशानदेही की। अब आपके नज़दीक जो वज़ीर आज़म और ये जुडिशरी की लड़ाई है, और इसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका आवाम से डायरेक्ट इसलिए ताल्लुक़ है कि ये उन लोगों के हवाले से है जिन लोगों ने पाकिस्तान में हुक्मरानी करनी है, क्योंकि हुक्मरान और एग्जेक्टिव ही इन मामलात को संवारेगी। तो अगर कोई तर्ज़ हुकूमत ही तय नहीं हो सका पिछले 64 साल में, तो वो अवाम को क्या डिलीवर कर सकेंगे। और मैं एक आपको आखिरी बात कह दूं कि ये सिर्फ कोई जुडिशरी या उसकी लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान एक ट्रांजिशन में है, तमाम स्टेक होल्डर्स, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, जिसमें जुडिशरी भी है, जिसमें ये पार्लियामेंट भी है, ये अपने इख्तियारात के लिए जंग कर रहे हैं। इस पे जवाब जरूर एक दो आपको जवाब, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स, मैंने तो अभी ये सारे ज़िया-उल-हक मजलिस शूरा में बैठे हुए थे, ये सारे असेंबली में बैठे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वजीर बल्दियात थे उस जमाने में, और मजलिस शूरा के मेंबर भी थे। ये सारे के सारे वही लोग हैं जहां कोई आइन की लड़ाई नहीं है, यहाँ खाने पीने की लड़ाई हो रही है। यार लेट्स बी ऑनेस्ट टू आवर पीपल, और हम 62 सालों से जो तरस रहे हैं कि सच्चाई का एक लफ्ज सुनने के लिए। ये क्या लड़ाई है? ये लड़ाई है, मतलब कल का जो भी फैसला आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेकंड, मैं अब इनके ऊपर तो इस वक्त जज्बात का जिन आया हुआ है। बात ये है कि मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर ये फैसला हो कि लाहौर शहर में किसने हुक्मरानी करनी है, तो क्या उसका आवाम से ताल्लुक नहीं है? ताल्लुक इसलिए बनता है कि उसी बंदे ने अगले 2-4 साल में लोगों के मामला तय करने हैं। अब इसका मैं जवाब, सारी जो लेजिस्लेशन होनी है, जो सारे कानून बनने हैं, जो सारी, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं जितने कानून बने हैं। नहीं 4 साल की, ये 64 साल की बात है। चले 4 साल की बात करें। नहीं, ये 4 सालों में प्रो अवामी एक कानून बता दे जो बना। ये सारे कानून अवामी हैं, पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। सारे कानून अवामी, ड्रामा बंद कर दें यार, खुदा के वास्ते ड्रामा बंद कर दें। इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमने बिल्कुल ठीक किया था इंप्लीमेंटेशन।
मिनट यार नहीं है। अच्छा, या तो आप गुफ्तगू कर रही हैं, रोटी का मसला हल हुआ, रोजगार का मसला हल हुआ, कपड़े का मसला हल हुआ, आपकी जॉब्स का मसला हल हुआ, कोई एक मसले पे लेजिस्लेशन क्या हुई? मैं ये कहता हूं एलपीजी की कीमत तो आप ठीक नहीं कर सके जो आपके इख्तियार में थी, और आप क्या करेंगे? मैं शोर तो नहीं मचा सकता, अगर आप खामोश होंगे तो मैं बात करूंगा। मैं ये कहता हूं कि तर्ज हुक्मरानी जो है या निज़ाम हुक्मरानी जो है उसका अवाम से डायरेक्ट ताल्लुक है। काजी साहब, लोगों को कंफ्यूज ना करें। आप जो बात कर रहे हैं, आप लोगों को कंफ्यूज करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हर बंदे को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। हर बंदा डिस्क्रेडिट नहीं है। मसला सिंपल ये है कि ये जो इस वक्त जंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नजर आ रही है, ये पाकिस्तान के अवाम को, इदारों को इसने मफलूज करके रख दिया है। मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा कि इसमें वज़ीर आज़म सही है या अदालत गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप जो भी सवाल इस चीज से जुड़ा हुआ है कि हुकूमत किसने करनी है, कौन सी पार्टी ने आना है, उसका डायरेक्ट अवाम से ताल्लुक है। अगर अब मैं आपसे एक सिनेरियो में सवाल करता हूं, अगर हुकूमत मजबूत होती, ग्रास रूट लेवल पर भी सारा सिस्टम मौजूद होता, तो क्या ये जो फैसलाबाद में बिल्डिंग गिरती अगर कोर्ट पर अमल दरामद करने के लिए लोग मौजूद होते? मैं जवाब दे देता हूं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप इसका ताल्लुक हुक्मरानों से जुड़ा हुआ है। मैं जज्बात की जिनको जरा बाहर रख के आपसे बड़ा मुझे ये बताएं कि इस जंग ने इदारों को महफूज कर दिया। वो इससे पहले जब ये जंग नहीं हो रही थी तो इदारे महफूज नहीं थे, तो कोई काम हुआ? कुछ हुए, कभी एक बहाने से नहीं हुआ, कभी दूसरे बहाने से नहीं हुआ। वो क्या कहते हैं, कहीं हॉकी, कहीं क्रिकेट, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, यही होता रहा। आपके नजदीक ये बहाना है 64 साल में से 32 साल यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही है और हर निजाम को बर्बाद किया गया, और उस डिक्टेटरशिप में 2 साल के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेज दिया गया। सारे आपके लीडर, अब आप सुनने, अब सारे आपके लीडर बैठे हुए थे, आपके प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए। आपके अंदर पता नहीं किसकी मोहब्बत आई हुई है। 64 साल में से 32 साल यहाँ पर डिक्टेटरशिप रही और सियासतदानों को मुकम्मल काम करने का मौका नहीं दिया गया, और ये सियासतदान उनके साथ बैठे रहे दियालॉग के साथ। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपकी मजीद लाइव कॉल्स मिलेंगे। आपकी बहस में लाइव कॉल्स नहीं ले पा रही, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के वक्त खुशामदीद, एक कॉलर हमारे साथ वाकएंड से नसीम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। मैं पाकिस्तान के तमाम 12 करोड़ अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरानों और जर्नलों को सलाम करता हूँ और उनसे एक रिक्वेस्ट अंदरदाना करता हूँ कि खुदारा इस पाकिस्तान के गरीब अवाम पर रहम कीजिए और आपस की जाती मफादात को खत्म करके अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर ये ऐद करें कि मुल्क कौम की खिदमत करें, और जो भी हमारे जो करप्ट लोग हैं उनका मुहासबा करें और अपना मुहासबा करें। ये मुल्क जो है ना, इसमें बहुत शुक्रिया नसीम साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है। नहीं, उन्होंने कहा है कि हमारे जो सियासतदान हैं, ये जितने भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट, सब लोग अपने जाती मफादात को भुलाकर आवाम का बेसिकली काजी साहब उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक जंग किसी कैफियत है तमाम इदारों के दरमियान, सियासतदान, जर्नैल, ये ख़त्म होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए अवामी मरकज़। और हजूर मेरी भी गुफ्तगू का यही मरकज़ था और मैं भी यही आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था कि ये तमाम जो चीज़ें हैं इनका अवाम की फलाह बहबूद से इनका रिश्ता, ये आपका नुक्ता नज़र है। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन टू, आई रिस्पेक्ट दैट। मैं नहीं समझता अवाम का उस दिन होगा जिस दिन कोई बाकायदा एक बजट भी अवाम के हक में बन जाए, एक बजट भी अवाम के हक में बन। दुरुस्त हो गई, दुरुस्त हो गई। आपकी कुछ खबरें? अच्छा, मैंने ये एक पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से मैं जल्दी से काजी साहब इसका रिकैप कर दूं। आज मार्क ग्रासमैन भी आ रहे हैं और जो काबीना की दिफाई कमेटी है उसका भी इजलास आज हो रहा है, तो इसको बड़ी इस्लामाबाद में बड़ी अहमियत से देखा जा रहा है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला करना है वज़ीर आज़म का, और अमरीकी भी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। शाम में दिफाई कमेटी का भी इजलास हो रहा है, तो इस वक्त एक बिहाइंड द सीन बड़ी रैंगलिंग हो रही है और तमाम लोग मुतफक्कर हैं और बस दुआई की जा सकती है कि मामला कुछ इस तरीके से संभल जाए कि जो सिचुएशन है भाई बिल्कुल कोलैप्स ना हो और कोई बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सूरत हाल ना हो। इस पर जो है बड़ा कल का दिन बड़ा अहम है कि देखते हैं वो फैसला क्या आता है, क्योंकि इससे सारा हमारा जो सिलसिला है वो जुड़ा हुआ है। दूसरा, एक यूरोप में शाजिया एक एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ जो यूरोप के कई ममालिक हैं जिसमें बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड और स्पेन है, उसमें मुसलमानों के साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। ख़ास तौर पर जो मुसलमान बच्चियाँ हैं वो अगर स्कार्फ लेकर स्कूल में जाती हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। मुसलमान
मुसलमान ख़वातीन और मर्दों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट यूरोप में नहीं मिल रही, इसलिए ओवरऑल अगर डाटा देखा जाए तो यूरोप में जो मुसलमान हैं उनमें बेरोज़गारी की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। कई ममालिक तो ऐसे हैं जिनमें बड़े स्पेसिफिक लॉ बनाए गए हैं, मसलन स्विट्ज़रलैंड में जो मस्जिद है उसके ऊपर आप मीनार नहीं बना सकते। और जो इस रिपोर्ट में जो एक अलार्मिंग बात है वो ये है कि ये जो ट्रेंड है डिस्क्रिमिनेशन का, इसको वहाँ की सियासी जमातें प्रमोट कर रही हैं, यानी इस पर सियासत कर रही हैं। लोग वोटर्स का दिल जीतने के लिए, जो इंतहा पसंद क्रिश्चियन या दूसरे मज़ाहब हैं उनका दिल जीतने के लिए मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको वो सपोर्ट कर रही हैं। एक और मैंने अर्ज़ किया था काई साहब कि कनाडा में जो 2008 से कबल जिन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशंस दी हैं वो तकरीबन 3 लाख के लगभग वो लोग बनते हैं, उनकी जो स्क्रैप की जा रही है क्योंकि बैकलॉग बहुत आ गया। और इसको जो बहुत सारी जो इंसानी हकूकी तंजीमें हैं वो कह रही हैं ये बिट्रेल है, यानी आप छोटे जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या गरीब मुल्क हैं उनको, उन पर तो हमेशा यूरोप और अमेरिका ये इल्ज़ाम लगाता है जी क्रेडिबिलिटी गैप है और वहाँ की हुकूमत अवाम को डिलीवर नहीं कर सकी। अब देखें कनाडा ने 2008 से कबल लोगों के पैसे लिए, एप्लीकेशन ली, और अब उनकी 3 लाख जो एप्लीकेशंस हैं वो स्क्रैप की जा रही हैं। उनमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल। आपकी खबरों की तरफ आती हूँ, एक कॉल मुझे लेने दें। फैसलाबाद से मुनीर हमारे साथ है। हेलो, वालेकुम सलाम जी। सर मैं ना बात करना चाहता हूँ इस्तिस्ना के बारे में समी इब्राहिम साहब से। जी प्लीज। जी कीजिए कीजिए। अच्छा समी साहब, आपने कल कहा था कि इस्तिस्ना जो है ना हमारे सदर को हासिल है। मैं आपकी एक ना कुरान की आयत की तरफ बताना चाहता हूँ कि कुरान में ये सीधा लिखा हुआ कि जो कुरान के खिलाफ फैसला देगा ना वो असली काफिर हैं। ये हमारे जो हुक्मरान है ना इन्होंने फैसला दे दिया है कि अगर कोई कत्ल करता है तो ये उनके वारिस माफ नहीं कर सकते, वारिस तो सिर्फ दरखास्त कर सकते हैं ना अदालत से, सदर माफ कर सकता है उसको, उसकी सजा को माफ कर सकता है। कुरान के खिलाफ फैसला दे दिया है, ये बिल्कुल जो है ना कुरान के खिलाफ इन्होंने फैसला दिया और ये असली काफिर हैं। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो इन्होंने कॉलर ने जो मसला उठाया ना, ये एक मसला है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त कवानीन है वो इस्लाम से मुतसादम है, लेकिन अगर इनको तब्दील करना है तो उसका वाहिद फोरम पार्लियामेंट है, वहाँ पर आईनी तरामीम के जरिए आप इनको खत्म कर सकते हैं। जो बात की ना बहुत अहम बात थी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात थी। डिस्क्रिमिनेशन होती है वेस्ट में और हम वेस्ट को पता नहीं क्या समझते हैं। मसला सारा डिस्क्रिमिनेशन का ही है। जिस तरह मैंने आज सारी खबरें बयान की, पिंडी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है। 80% लोग गंदा पानी पीते हैं, 5% हुक्मरान साफ पानी पी सकते हैं। इसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन आप हर तरफ चले, इंसाफ के मामले में चले जाएं, इंसाफ 83-80% लोग जो हैं वो वकील हायर करने के पैसे नहीं है। कितनी खौफनाक डिस्क्रिमिनेशन है कि उनको इंसाफ से भी महरूम रखते हैं हम। ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब के ये केस से फैसले से बड़ी बात ये होगी कि यहाँ के 70-80% लोगों का जो आमदनी का मीज़ानिया है, अगर उनके हक में कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, उनका हक छीनता है और वो अदालत के एग्जिस्टिंग इदारों में जाके अब इंसाफ लेना चाहते हैं, तो उनके पास वो रकम मौजूद नहीं है जो इंसाफ खरीदने के लिए, माफी चाहता हूँ, या खरीद नहीं हुआ ना, उसके लिए दरकार है। और जितने ज्यादा आपके पास पैसे होंगे, आप इतना बड़ा एतजाज है साहब को तो कोई गरीब आदमी हायर नहीं ना कर सकता। ये हर तरफ की, उन्होंने तो कोई फीस ही नहीं, आपने भी नहीं छोड़ा एतजाज हसन को, यानी हर गुफ्तगू से आपकी वो जो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं ना, आपसे भी झलक रही है। नहीं, अकरम शेख साहब की बात कर लेते हैं और हमारे जो करीबी दोस्त हैं उनकी बात कर लेते हैं। नो पुअर कैन हायर देम, सीधी सी बात है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन की खौफनाक सूरत हाल है। इस डिस्क्रिमिनेशन को छुपाने के लिए हम ड्रामा लगा देते हैं, ये बड़ा इशू है, उधर लगाए रखते हैं, नीचे वाला गड़बड़। और एक खबर मेरी थी बड़ी इंटरेस्टिंग, उस पर मैंने सारी तो मैं नहीं बात कर सका, उन खबरों पे थोड़ी बहुत, या ANF की मैं बात कर देता हूँ, जो समी साहब ने कहा था ना कि वो लोगों से, बाकी लोगों से नहीं पूछ रही। उन्होंने 11 और कंपनियों को भी शामिल तफ्तीश कर ली। अब मुमकिन हमें इजाजत मिल जाए कि हम किसी बड़े आदमी की अली मूसा गिलानी की तफ्तीश कर लें। और एक खबर और जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट में अब हेक्टिकली वो कर रहे हैं तब्दीलियां, चेंजेस। और यहाँ पे जो इम्तियाज सफदरवड़ाई साहब का हमने जिक्र किया, बड़ी आसान तरीके से माशाल्लाह पार्टी को वो लेके चल रहे थे, मगर अब ये शुनीद है कि उनको बदला जा सकता है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब और दीगर लोग भी हैं, और जो खोसा साहब की जो करिश्मेटिक यहाँ पे शख्सियत है, उनको भी बदलने की बातें सभी साहब हो रही हैं। शायद इत्तेज़ाज़ हसन साहब भी कल एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि कोई अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी देगी तो बिल्कुल वो इनकार नहीं करेंगे और आसान तरीके से उसको निभाएंगे। मगर सवाल ये है, जो मेरा सवाल है उस पर फिर मैं आपकी तरफ बात फेंकता हूँ, ये कि जो इनकी 4-5 साल में थी जो परफॉर्मेंस, उसके बाद भले कौन सी भी लीडरशिप ले आए, ये क्या कर पाएंगे या क्या नहीं कर पाएंगे, आई थिंक ये बड़ा। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन उसका भी जो इख्तियार है वो लोगों के पास है। वोट के जरिए जो भी तब्दीली आएगी वो लोगों को, मेरा ख्याल है, एक्सेप्टेबल होगी और पाकिस्तान की भलाई ये तो लोगों ये तो सदर साहब तब्दीली करेंगे ना, ये जो पंजाब में जो चेंजेस। अच्छा, वक्त कम है,
तहरीक इंसाफ का यौम तासीस, इस पे तहरीक इंसाफ के यौम तासीस से पहले मैं जो एक खबर जिक्र करना चाहता हूँ वो है कि ये शादियों में जो फायरिंग होती है, और मरजादा भाई काजी साहब बड़े फनी अंदाज में बात कर रहे थे कि अक्सर खबर ये आती है कि वहाँ पर शादी में हवाई फायरिंग हुई और दूल्हा हालात, यानी खुशी के मौके पर। ये एक बुरे वाला में बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ जिसमें एक वो 2 बच्चे भी मर गए और एक साहब भी मर गए। लेकिन अक्सर हमारे जो अखबारात हैं वो इनसे भरे होते हैं। कल भी हम बात कर रहे थे, वीडियो गेम्स बच्चों की देखे तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन, वही फायरिंग वाली, और यहाँ पर बड़े भी फायरिंग करते हुए नजर आए। ये क्या ट्रेंड है खुशियों पे काजी साहब के लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं? ये इतना वायलेंस, इलेक्शन की जीत की खुशी में ये हम खुशियाँ किस तरह से मनाते हैं? क्या लोग ये नहीं सोचा जाता कि ये जो गोली चलेगी ये किसी को मार देगी, और उस वक्त इंतजामिया क्या करती रहती है? ये जो सारी वायलेंस आई है, मुझे ये बताएं, ये जो मस्जिदों में लोगों को मारते हैं और मारते रहे, मुझे याद आ गया कितना बड़ा, जिसमें उस्ताद तालिब जो पखावज बजाते हैं, बहुत बड़े फनकार थे, और उनकी शहादत हुई, मस्जिदों में जाके मार आते हैं। आप ठीक कहते हैं, ये मुसलमानों का काम नहीं होता, लेकिन ये मुझे लगता है कि अब तरीके हुक्मरानी और ये लड़ाई का यही तरीका रह गया। जो ये एक आपने इमरान खान की बात की, क्लोजिंग का वक्त चलें कर लें। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वो 13 साल हो गए, उन्होंने अब तो आवाम में बड़ी पजीर आई है, लेकिन काजी साहब अभी तक इमरान खान साहब को मंशूर नहीं दे सके, मुझे लगता है। चले मंशूर भी दे देंगे, क्या पता ले ही आए। हाँ, बाकी जो मंशूरों का हशर हुआ है वतन अजीज, वो भी आपके सामने, कोई बात नहीं, उन्हें आ तो लेने दें, वो पावर में तो आए। ये वाकई मैं तो कहता हूँ इमरान खान साहब शुक्रिया। तशरीफ तो ले आए, बाकी तो जो मजाक बनाया गया मंशूरों का वो हम देखते हैं। बस इसको वाकई जब ये बात करते हैं तो मैं डिफेंड नहीं कर पाता इन सियासतदानों को, वरना मैं बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान की भलाई सियासी निजाम में ही है। यही मुस्तकबिल। समी साहब वक्त कम खत्म हो गया है। काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।